नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पूरे हफ्ते बाजार का क्या हाल रहा। अगर हम आज शुक्रवार की बात करें तो स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली और दबाव वहाँ हावी नज़र आया। और आखिरी सप्ताह की अगर हम बात करें कि पिछला जो वीक था, आखिरी दिन चाल बदली नज़र आई। अगर हम तमाम स्टॉक इंडिकेटर्स पर नज़र डालें, मेटल्स और फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर सभी जो इंडिकेटर्स थे वो लाल निशान में बंद होने में दबाव के साथ कामयाब रहे। ऐसे में विदेशी निवेशक जो हैं भारतीय बाजारों पर, उनका रुख लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बढ़ने की वजह से बाजार में मजबूती, यानी कि जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं। फेड ने जिस तरह से कटौती की उसके बाद हमने देखा कि आईटी सेक्टर में भी एक उछाल देखा गया। इन सभी मुद्दों पर हम करने वाले हैं चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल और कैसे रहने वाली स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन उससे पहले अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। और जो विशेष मेहमान आज स्टॉक मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है महेश्वरी साहब। एनसी महेश्वरी जी जाने माने स्टॉक एनालिस्ट है। महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। अब जो आने वाला हफ्ता है जिसमें आरबीआई पॉलिसी भी है, Q2 के अर्निंग्स भी हैं और पूरा एक फेस्टिव सीजन है, तो कौन कौन से अहम और इंडिकेटर्स पर निवेशकों की नज़र रहनी चाहिए महेश्वरी जी? देखिए, इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, वो चाइना स्टिमुलस पैकेज। चाइना ने पिछले 2 साल में अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छा डेवलप किया और उन्होंने बड़ा मेजर कट किया अपनी पॉलिसीज में, लिबरलाइजेशन में। और उन्होंने 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो थी उसको बहुत लिबरलाइज किया है। स्टॉक मार्केट के रिजिम में बहुत उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वो क्या है कि डायरेक्ट इंसेंटिवाइज करना अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स को। उसके चलते जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं वो तो है ही है। हमारी मार्केट भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि ओवर वैल्यूड है। जिस ढंग से निफ्टी ने इतने शॉर्ट टाइम में 26,000 को प्राप्त किया, 26,000 के शिखर पर जिस ढंग से पहुंचे, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन आने वाला है। और उसकी उनकी जो ये आकांक्षा थी, एक साथ 3-4 चीज इशू हो गए। वहाँ लड़ाई काफी तेजी से बढ़ने लगी इजराइल वाली, या उसका सीधा इफेक्ट प्राइस पे पड़ने का लगा। सेकंड, हमने देखा कि जो स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं उसका भी जो रुझान था वो भी पॉजिटिव नहीं आया लग रहा है। वो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। इसके चलते हुए जो थर्ड चीज था, जो हमारा अपना लोकल माइक्रो लेवल का फैक्टर है, वो अभी रेगुलेटर्स ने जिस ढंग से देखा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लोग एक्चुअल सेविंग ना करके शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर भी काफी रेस्ट्रिक्शंस रखी। इसके चलते हुए जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे उनको अपनी एक्सपायरी चेंज करनी पड़ी, उनके जो टर्नओवर चार्जेस थे। तो मुझे लगता है ये पिछले 15 दिन 20 दिन जो है, और 1 अक्टूबर काफी मूलभूत फंडामेंटल चेंजेस हुए लोकल स्टॉक मार्केट्स में, लोकल इकोनॉमी में और ओवरसीज इकोनॉमी में, चाहे वो फेड के रेट। मुझे लगता है इसलिए थोड़ा सा ये जो 10-15 दिन का टाइम है, काफी वॉलेटिलिटी नॉट ओनली फ्रॉम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर। जो हमारे जितने भी इकोनॉमिक एस्केलेटर्स हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, वो हर एक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई इम्पेडिमेंट्स देखने को मिली। इसके चलते मुझे लगता है 15 दिन हमारे काफी वो नॉन परफॉर्मिंग रहे। लेकिन उसके आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एक 15-20 दिन की बात है। अल्टीमेटली हमारी जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो एज इट इज है। हमारा जो रुझान है, हमारा जो एप्रिसिएशन है, वो सब कुछ रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। महेश्वरी साहब, क्योंकि अब हमने जो क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करें, जो दूसरी छमाही है उसके भी नतीजे आने वाले हैं और टीसीएस उससे शुरुआत करेगा। आईटी सेक्टर को ओवरऑल अगर हम देखें, ख़ासतौर पर क्योंकि अब यूएस में कुछ ही वक्त में इलेक्शंस होने वाले हैं, उस लिहाज से पूरे आईटी सेक्टर पर, खासतौर पर जो ब्लू चिप काउंटर्स हैं, उस पर क्या व्यू पॉइंट है आपका? देखिए, आईटी सेक्टर इंडिया का हमेशा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है एज फार एज यूएस इलेक्शन इज कंसर्न। जब हमारे यूएस इलेक्शन में होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात पे इशू और कंसर्न होता है कि हमारी जो टॉप आईटी इंडस्ट्री की जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं इंडिया में
शिफ्ट हो रहा है। इस बार तो बेंगलोर का ज्यादा चर्चा नहीं हुई, नहीं हमेशा अगर आप पास्ट इलेक्शन देखें तो हैदराबाद और बेंगलोर जो शिफ्टिंग है, जो नया एपिक सेंटर है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, उसका कहीं ना कहीं चर्चा में और उसमें विषय रहता है। मुझे लगता है इस बार बिकॉज ऑफ जो इकोनॉमिक यूक्रेन का वार चल रहा है या जिस तरह इजराइल का वार है या हमास के साथ चल रहा है, अभी ईरान का फैक्टर आ गया है, उसके चलते हुए मुझे लगता है आईटी फैक्टर में जो नेगेटिव इशू माना था वो नहीं आया और उसका ही हमने एकदम रुझान देखा कि बाकी मार्केट सब क्यों थी लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर में, जबकि इनिशियली लग रहा था कि इलेक्शन में थोड़ा सा काउंटर दबा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा ना होकर काफी आप देखेंगे इसने परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेशन किया। और मुझे भी यही लग रहा है कि आईटी सेक्टर अल्टीमेटली जो वैल्यू एडिशन है, जो वैल्यू क्रिएशन है, वो आईटी सेक्टर में इंडिया की, आज चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें, चाहे हम उसके रेस्पॉन्स की बात करें, तो मुझे लग रहा है काफी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और रिजल्ट्स हमारे मार्केट को सपोर्ट करेंगे, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर। अच्छा, एक चीज़ और महेश्वरी साहब, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है और तमाम जो ऑटो कंपनीज़ हैं वो भारी डिस्काउंट के साथ पूरी कोशिश ये कर रही हैं कि भाई जो आम कंज्यूमर है उसको अट्रैक्ट करें, लेकिन शेयर बाज़ार की अगर बात की जाए तो ऑटो के जो तमाम काउंटर्स हैं और जो उसकी एंसिलरीज का सेक्शन है, इसमें किस तरह से आप निवेशक पोर्टफोलियो बना सकता है अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो? देखिए, हमने लास्ट एपिसोड में इसको काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उसको मुझे लगता है ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आज जहाँ पे अभी ऑटो की मेन इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम बात करते हैं फोर व्हीलर वर्सेस टू व्हीलर, तो टू व्हीलर्स की मुझे लगता है ग्रोथ के जो चांसेस हैं अभी फोर व्हीलर से बेटर हैं और हमें अगर इस समय एंट्री करनी है तो वो एंट्री थ्रू टू व्हीलर होगी, ना कि फोर व्हीलर सेगमेंट। दूसरा क्या है कि जब भी चाइना ने इतना बड़ा जो स्टिमुलस पैकेज दिया तो उससे स्टील सेक्टर पे काफी इजाफा होगा और स्टील की प्राइसेस मुझे लगता है आगे ज्यादा फर्म होगी और जो स्पेशल स्टील बॉडी में लगती है वो भी थोड़ी महंगी होगी, उसके चलते हुए एरोजन ऑफ प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पहले तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर, हमें टू व्हीलर में जाना है। सेकेंडली हमें देखना है एंसिलरीज वर्सेस मेन मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है एक्स ब्रांड है या वाई ब्रांड या जेड ब्रांड, अल्टीमेटली जो एंसिलरीज है या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, आप चाहे फ्यूल पंप्स की बात करें, चाहे एक्सीलेटर्स की बात करें, चाहे एक्सेल की बात करें, इवन अगर आप देखें इंजन भी वर्ल्ड में 2-3 ही इंजन चल रहे हैं, जो आप किसी भी मॉडल की बात करें, टाटा भी वही यूज कर रहा है, तो दूसरा एक्स ब्रांड भी वही यूज कर रहा है, hyundai भी वही यूज कर रही है। तो अल्टीमेटली जो इंजन बना रहे हैं या जो एंसिलरीज की यूनिट बना रहे हैं, जो लाइट बना रहे हैं, जो ब्रेकिंग सिस्टम बना रहे हैं, उनकी कंटिन्यूअस डिमांड रहेगी, चाहे मॉडल ए के या मॉडल बी के। तो मेरा सेकंड सुझाव ये है कि मेन कंपनी में ना जाकर आपको इस समय एंसिलरीज में जाना है और हमें यहाँ ये भी याद रखना है कि बड़ी जल्दी हमें Hyundai का आईपीओ देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस सेटर होगा, जो एक ट्रेंड सेटर होगा कि हमारी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन किस रेट पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है तो इन्वेस्टर अपना Hyundai के आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी करके रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने आईपीओस का जिक्र किया, 6 आईपीओस जिसमें गरुड़ा कंस्ट्रक्शन जो है वो लिस्ट होने वाला है और आईपीओस को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो निवेशक है उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करें, ओला से जुड़ा हुआ जो आईपीओ था उस पर भी सर्किट लग गया था। तो अभी आईपीओस के लिए आपका जो एक नज़रिया है और ख़ास तौर पर क्या मशवरा आप देंगे निवेशकों को? आईपीओ एक एंट्री पॉइंट है। हम ये मान के चलते हैं जब एक नया इन्वेस्टर मार्केट के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ता है तो उसका जो एंट्री होता है, उसका जो वेलकम है, उसका जो गेट क्रैशिंग है, वो दैट इज थ्रू आईपीओ मार्केट। सबसे पहले क्योंकि अभी जो आईपीओ आ जा रहे हैं और आज से 10 या 15 साल या पिछले टेन्योर्स में आते हैं तो उसमें रेगुलेटरी और डिस्क्लोजर्स में बहुत चेंजेस हुए हैं। मुझे उसके चलते आप अगर परफॉर्मेंस की देखें तो आउट ऑफ 97 खाली 7 ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने मार्केट को डिसअपॉइंट किया है, अदरवाइज 90 ने लिस्टिंग में गेन दिया है। तो इसका मतलब है इन्वेस्टर्स अगर थ्रू आईपीओ आ रहा है तो उसका इसको बेनिफिट मिल रहा है। मुझे लगता है उसको इसका बेनिफिट का फायदा उठाना भी चाहिए। और खाली जब मार्केट ओवरहीट हो जाती है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्पाइट रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस काफी चेकिंग ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, पर इन्वेस्टर से भी हमारी अपेक्षा है कि उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यू डिलिजेंस नहीं तो कम से कम अवेयरनेस रहनी पड़ेगी। तो अनसिक्योरबल जो एलिमेंट है जो कि चलती मार्केट में कहीं ना कहीं उसको मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, वो उसके ट्रैप पे ना। अभी भी आप देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे काफी गलत साइट्स आ गई हैं, डमी साइट्स आ गई हैं, जो कि
डायरेक्ट एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है, ना डायरेक्ट ब्रोकर से रिलेटेड है, बिकॉज जब टेक्नोलॉजी का फायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। तो उसके चलते हुए हमें ये देखना पड़ेगा। आईपीओ में भी अभी हमारे पास 2-3 ऐसी कंप्लेंट आई जहां लोगों ने सुपर फर्जी साइट से, जो कि एग्जिस्ट साइट ही नहीं करते थे, वहां पे पैसा ट्रांसफर कर दिया, और ये समझते हुए कि मैं शायद आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। जब उसको 5-7 दिन 8 दिन अलॉटमेंट नहीं आई, ना पैसा रिफंड हुआ, जब जाके उसने हमें बताया कि पता लगा एहतियात करने पे कि ये तो एक फर्जी साइट। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल तो रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मार्केट में तो रुझान है, मार्केट में पैसा भी है, बट हमारी अपने आप निवेशक से या जागरूक निवेशक से भी यही अपेक्षा है कि थोड़ा सा वो धैर्यपूर्ण काम करें और संयम बरतते हुए निगरानी पूर्ण काम करें। उनको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। जब भी मार्केट तेज है, कहीं ना कहीं कुछ जो अनवांछित लोग हैं, कहीं ना कहीं उसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे और हमें उनसे बचना। अच्छा, जिस तरह से हम एक विस्तारीकरण देख रहे हैं तमाम जो रेलवे काउंटर्स का है, और हमने देखा जो तमाम एनालिस्ट शो पर आते हैं रेलवेज़ को लेकर काफ़ी बुलिश हैं, उस लिहाज से आने वाले वक्त में और जिस तरह से हम आर्थिक प्रगति को सीधा अब परिवहन से जोड़ने की बात करते हैं, रेलवे काउंटर्स पर कितने बुलिश हैं आप? देखिए, रेलवेज ने जो थोड़ी सी लास्ट 15 दिन में हल्की सी करेक्शन दी है, उसके चलते हुए इसकी पी रेशो बहुत अच्छी आ गई है, और मुझे लगता है ये और एट्रैक्टिव प्राइस आ गया है। तो इस समय अगर किसी ने रेलवे को ऑलरेडी कैश नहीं किया, ऑलरेडी उन्होंने अपॉर्चुनिटी पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रेलवेज में एंट्री करने का राइट टाइम है। उनको निवेशकों को एंट्री की जा सकती है, और हमेशा जब बजट आता है तो बजट से पहले रेलवे स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो नेक्स्ट 4 महीने में हमारा बजट, रेगुलर बजट आने वाला है, तो मुझे लगता है कि अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो नेक्स्ट 3-4 महीने में आपको अच्छी रिटर्न देखने को मिल पाएगी। और इसी के साथ अगर हम पावर सेक्टर को भी जोड़कर देखें, हालांकि जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा लंबा है, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की बात करते हैं तो पावर सेक्टर पर भी असर आता है। तो पावर के जो बेहतरीन हम मान सकते हैं ब्लू चिप काउंटर्स हैं, बड़े हैवी वेट्स हैं, उनके लिए किस तरह का व्यू पॉइंट? देखिए, हमें पावर सेक्टर्स को मुझे लगता है 2-3 सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। एक हमारी ट्रेडिशनल पावर की जो हाइड्रो या थर्मल बेस है, दूसरी है न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज वाली, या जिसको हम सोलर भी मान सकते हैं, या ग्रीन, और दूसरी एनर्जी की, हाइड्रोजन एनर्जी की भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें चलते हुए 2 चीजें देखनी। जहां तक सोलर बेस आपके एनर्जी के प्रोडक्ट है, सोलर का मार्केट बहुत अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है। सोलर आगे प्रतिभावान रहेगा और सबसे अच्छा प्रोमिसिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा उसको डेवलप करने के लिए बड़ी एम्बिशियस स्कीम्स दी हैं, लेकिन जो शेयर्स हैं वो थोड़े से पहले ही ओवर प्राइस हो। तो मुझे लगता है कहीं जो सोलर के शेयर्स हैं, तो मार्केट में लिक्विड शेयर्स हैं, और दूसरे थोड़े से महंगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें टाइम वेट करना चाहिए कि शायद सोलर्स के प्राइस में करेक्शन हो जाए। मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, सोलर पर उनके फिल्म्स और उनके प्लेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसमें जो थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग है वो शायद कम हो जाए। और दूसरा है हमारी ग्रीन एनर्जी, लाइक एनटीपीसी। अगर आपको, जैसे अभी हम आईपीओ की बात कर रहे थे, तो आम एक निवेशक लाइक एनटीपीसी का भी ग्रीन आने वाला है, बहुत आइडियली और बहुत एट्रैक्टिव प्राइसिंग पे वो शेयर इशू आ रहा है, तो आप उसके थ्रू आ सकते हैं। एक नवरत्ना एनटीपीसी कंपनी है, उसके द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, और बड़ा एट्रैक्टिव प्राइसिंग पे वो शेयर्स मार्केट में आ रहा है। तो अगर आपको पावर सेक्टर्स में एंट्री पॉइंट पे एंट्री करनी है, तो मुझे लगता है एनटीपीसी का जब नेक्स्ट 1-2 महीने में शेयर्स आएगा, आप उसके थ्रू एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, और तमाम वो ऐसे अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिहाज से क्या बन सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए बाजार इस हफ्ते। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है,
चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है बाजार इस हफ्ते में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में जो इस वक्त चल रहा है माहौल, वो किस तरह से निवेश के लिहाज से मुफीद हो सकता है निवेशकों के लिए। महेश्वरी साहब, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश्वरी जी, ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि ये जो पूरा फेस्टिव सीज़न है, इसमें FMCG के साथ साथ और ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है अगर उसका 5 से 10 साल की लंबी अवधि का नज़रिया है? देखिए, अभी हमने जो 15 दिन के लास्ट 15 डेज की जो करेक्शन हुई है, उसके 2-3 चीज जो उभर के आई है सामने, वो है कि हर सेक्टर में इसमें ग्रोथ है। बिकॉज अब हमें सेक्टर स्पेसिफिक ना होकर स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप लाइक कंज्यूमर्स आइटम की बात करें, आप हिंदुस्तान लीवर या कॉलगेट की बात करें, तो पिछले 1 साल में उनकी रिटर्न इतनी नहीं है जितनी की मिड कैप की रिटर्न आ रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड्स में या दूसरे में उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, या उसका क्या अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। अभी हमने कंज्यूमर आइटम्स में भी देखा कि 3-4 फूड प्रोसेसिंग कंपनीज ने काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। श्रिम्प जो है, जो फिशिंग में काम कर रहे हैं, वो काफी आगे तेजी से बढ़े हैं। जो पैकेज फूड्स को बना के दे रहे हैं, MTR या उसके सीरीज के जितने लोग हैं, आप केवल LT फूड्स की बात, मतलब आप देखें कि सेक्टर्स में कंज्यूमर्स आइटम्स में जिन्होंने कुछ नया करने की सोची है, उस कंपनी में काफी रुझान है और बड़े अच्छे अट्रैक्टिव PE रेशो पे आपको मिलेंगे। इसी तरह हमने स्टील सेक्टर में भी देखे, तो स्टील में हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनके शेयर्स कंपैरेटिवली काफी अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं। अगर हम उसको टाटा स्टील या और किसी से कंपेयर करें, तो मुझे लग रहा है कि अब हमें सेक्टर तो बड़ा क्लियर है कि हमारी कंपनी बढ़ रही है, हमारे कंट्रीज आगे चल रही है, तो ऑटोमोबाइल भी चलेगा, हमारी कंस्ट्रक्शन भी चलेगी, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो चलेंगी, ड्रग्स भी चलेंगी, फार्मेसी चलेगी। लेकिन अगर एक आम निवेशक के हिसाब से हम देखें, तो मुझे लगता है हेल्थ अभी भी काफी अच्छा एक बड़ा सेक्टर है। आप एक किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी अच्छे हेल्थ सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग अभी उतनी नहीं बढ़ी जितनी उस हिसाब से रेशो। आने वाले टाइम में हेल्थ यूजर की बात करें या हमारे हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात करें, जो एक हमारा आम कंट्री मैन है, जो हमारे देशवासी है, वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होता जा रहा है और काफी ज्यादा जागरूक हो रहा है। तो उसके चलते हुए जो प्रिवेंटिव है, जो वेलनेस है, उन सारों में काफी इन्वेस्टमेंट होने की योजना है। तो मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर बड़ा अच्छा है, फूड सेक्टर बहुत अच्छा है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो टेक्नोलॉजी को भी हम अब 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले टेक्नोलॉजी का मतलब खाली IT सेक्टर होता था, अब IT सेक्टर मोर और लेस एक स्किल्ड डेवलपमेंट हो गया, जहां हम रूटीन वर्क को कर रहे हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। लेकिन दूसरे हैं टेक्नोलॉजी, जो आज रॉकेट साइंस पे काम कर रहे हैं, जो AI पे काम कर रहे हैं, जो क्लाउडिंग की नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। इन जो आप अगर देखेंगे, अभी इंडिया में करीब 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो बोइंग का डिजाइन बना रहे हैं, जो एयरबस का डिजाइन बना रहे हैं, जो अच्छे बड़े टैंक्स और जो एम्यूनिशंस है उनका डिजाइन। तो हमें कुछ इस तरह के सेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके अपने एक जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, चाहे हम
उसमें टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, इस तरह के मार्केट में काफी आपको क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो आपको इस तरह के काफी प्रोडक्ट देखने को मिल जाए। महेश भैया, कमोडिटी मार्केट पर भी एक चेक लेते हैं। हालांकि गोल्ड के प्राइसेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि अब धनतेरस भी आने वाला है, दिवाली है, तो फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड लोग खरीदना शुभ मानते हैं। गोल्ड को लेकर ख़ास तौर पर पोर्टफोलियो की बनाने की जब हम बात करते हैं, कितना % निवेशकों को उसके लिए बचा के रखना चाहिए? देखिए, गोल्ड का तो भारतीय के साथ हमेशा ही लगाव रहा है और कम से कम फेस्टिवल सीजन पे अगर आप गोल्ड की बाइंग नहीं करेंगे तो लगता है शायद हमारा कुछ मिशन अधूरा रह गया है। और मुझे लगता है इंटरनेशनल फैक्टर, अगर हम प्योर इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी बात करें ना कि सेंटिमेंटल एंगल से, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है और जिस ढंग से चाइना ने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया, मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब है जब भी एक कंट्री अपनी करेंसी छापती है तो उसका एक फार्मूला होता है कि इतने % से ज्यादा करेंसी को नहीं छापेगी। लेकिन रेस्ट्रिक्शन का मतलब है जैसे कोविड में हमने देखा कि यूएस ने पूरी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी और रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया कि अगर हमारे को एक्स नंबर का डॉलर्स प्रिंट करने हैं तो हम X+Y भी कर सकते हैं। तो कुछ ऑलमोस्ट उसी तरह से चाइना ने किया है। तो जब ये इतना करेंसी मार्केट में प्रिंट होगा तो अल्टीमेटली कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, या तो रियल सेक्टर में जाएगा या गोल्ड के थ्रू जाएगा। और क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज सेट्स है वो तो लोग ऑलरेडी उनको कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। मुझे इसके चलते हुए लगता है निवेशकों के लिए कि कुछ ना कुछ 5 से 10% अभी भी लगता है लोगों की गोल्ड ऑलमोस्ट 80,000 आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये बाहर करेंसी छपेगी और पैसा इंटरनेशनल मार्केट में आएगा तो अभी रियल एस्टेट भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और अपना जो गोल्ड है, बुलियंस है, वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ वी कैन टेक ए डिसीजन कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है या सिल्वर में करना है। तो मुझे स्लाइटली लग रहा है कि अभी हमारे पास इंडिया में भी 2 म्यूचुअल फंड और ETF आ गए हैं जो गोल्ड और ETF दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट ना करके कि इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में करें या फिजिकल गोल्ड में करें या सिल्वर में करें। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बुलियन का ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों का बेनिफिट दिला पाएगा। तो और मुझे लगता है कि जिस ढंग से उसकी सिक्योरिटी है, जिस ढंग से डीमेट में शेयर्स आ जाता है, लिक्विडिटी है, कोई क्वालिटी का एडल्ट्रेशन का या काउंटरफिट होने का कोई रिस्क नहीं है। तो एक आम इन्वेस्टर सबसे बड़ा इंपोर्टेंट इशू है कि अगर आप एक गोल्ड लेंगे 80,000 के रेट में तो कम से कम 8,000 20,000 का या किसी अमाउंट का लेना पड़ेगा। ETF में आप बहुत छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बुलियन की जो रैली है उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, RBI पॉलिसी भी है अगले हफ्ते, तो क्या न्यूट्रल स्टैंस रहेगा या फिर एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है इस बार गवर्नर साहब से? देखिए, जनरली वी फॉलो द US पैटर्न। हमें जनरली हम US का जो पैटर्न है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। जिस ढंग से हमने इंटरनेशनल प्रेशर देखा तो हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्री की काफी डिमांड है कि इंटरेस्ट रेट को आप कम करिए और उससे क्या होगा कि थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इंडस्ट्री की कॉस्ट है जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो हमारी बार बार बात होती है कि शायद हम चाइना की प्राइसिंग पे प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है स्लाइटली और अपने जो कंपटीटर है, आज हम टेक्सटाइल की बात करें तो बांग्लादेश, वियतनाम, बाकी थाईलैंड हमारे से सस्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल बेस की बात करें तो चाइना सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट का उसमें कम्बिनेशन या उसका एक इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें थोड़ा सा रिडक्शन मिलने का काफ़ी चांस है। और साथ ही क्योंकि अगर हम उन तमाम सेक्टर्स पर भी नज़र डालें जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल की अवधि में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जैसे कि निवेशकों को उम्मीद थी, जिसमें टेलीकॉम है, एविएशन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या अभी वक्त रहेगा कि इनसे दूरी बना के रखी जाए या आने वाले समय में एक रेंज बाउंड या फिर एक रिवर्स साइकिल आप देख सकते हैं इन दोनों सेक्टर्स को लेकर? अगेन आई थिंक मुझे लगता है टेलीकॉम सेक्टर को भी हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक है टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और एक है जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर। दोनों में एक्चुअली मार्केट शेयर के चलते हुए बड़ी डिस्ट्रप्टिव ऑब्जर्वेशन आपको देखने मिलेगी। जहां एयरटेल की बात करें, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो पिछले 1 साल में एयरटेल ने काफी अच्छे रिटर्न किए बिकॉज उसको कंज्यूमर्स का एक जो सपोर्ट है मिल गया है, लोअर कंप्यूटर्स में
और लोअर उनकी जो कस्टमर बेस है वो भी उनके साथ आगे चल रहे हैं। उनका जो डेटा बेस बन गया है, उनका जो सिस्टम डेवलप हो गया। मुझे अगर आज हम अपने टेलीकॉम कम्युनिकेशन में अगर लीज लाइन की बात करें, जो कि हर बैंक यूज कर रहा है, ब्रोकर्स, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे भी क्लाउड की बात होती है, तो आज सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो डाटा है, ना कि वॉइस। तो वॉइस के ऊपर जब डाटा की हम बात करें, तो जो भी उनका लीज लाइन का सिस्टम है, उनका जो कंप्यूटर नेटवर्क है, उनका जो अपना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, वो काफी अच्छा बन गया। तो मुझे लग रहा है कि एयरटेल में काफी अच्छा आपको आने वाले टाइम में भी इंक्रीज और अच्छा रुआब देखने को मिलेगा। लेकिन उसके चलते अगर ITI की बात करें, ITI में भी जिस ढंग से गवर्नमेंट ने उसको इम्पोर्टेंस दिया है, जिस ढंग से गवर्नमेंट ने उसको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए दिए है, कंप्यूटराइज आज बना रहे हैं, जो हमारा सुपर कंप्यूटर्स है उसके कुछ पार्ट वो बना रहे हैं, तो आप देखेंगे उसकी प्राइस भी करीब 300 रुपये चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसी में जो बाकी सेक्टर्स की बात करें, तो एक्सेप्ट दीज 2-3 शेयर्स, मुझे नहीं लगता कि इस टेलीकॉम सेक्टर्स में हमें ज्यादा घुसने की जरूरत है, बिकॉज हाईली वोलेटाइल है। आप MTNL की बात करें, BSNL की बात करें, टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें वोलेटिलिटी आपको देखने को नजर आएगी। महेश साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और अपना कीमती वक्त DD न्यूज़ को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कोशिश हमारी बाजार इस हफ्ते में यही होती है कि हम जो शेयर बाजार ने जिस तरह से लास्ट वीक परफॉर्म किया और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।